टर्मिनोलॉजी, ठोस में, सॉलिड स्टेट में हम किन शब्दों का उपयोग करते हैं क्रिस्टल की साइंस को समझने के लिए, उन शब्दों का हमने यहाँ पर आपको जानकारी दिया है, उनकी परिभाषाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले देखें, टर्मिनोलॉजी बोलते हैं इसको, या शब्दावली बोलते हैं। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, देखते हैं क्विज वगैरह हो जाए तो। क्रिस्टल के महत्वपूर्ण शब्दावली, त्रिविम जालक, जालक बिंदु, समन्वय संख्या और यूनिट सेल या घनी यूनिट सेल क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। जालक, त्रिविम जालक, ये क्या होते हैं? आप जब क्लोज पैकिंग कर रहे थे, यानी जब ठोसों का या क्रिस्टल का निर्माण हो रहा था, तो उनके कण एक निश्चित क्रम में जमे हुए थे। तो अगर उस जमावट को देखें तो उसके नजदीक वाले कण, सबसे नजदीक वाले कणों के केंद्र बिंदुओं को यदि मिला दें, देखिए जब पूरा क्रिस्टल बनता है तो यह क्रिस्टल है, आपने 3D में देख लें एक बार। जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड में बोला था कि सोडियम का पड़ोसी क्लोराइड है, और एक सोडियम को 6 क्लोराइड घेरा हुआ है ना, एक कैसे, आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर नीचे 6 दिशाओं से घेरा हुआ है। तो एक क्लोराइड को भी सोडियम के 6 आयन घेरे हुए हैं। ये क्रम हम यहां पर देख रहे हैं। देखिए कहीं पर एक पॉइंट्स को ले लें, जैसे मान लेते हैं इसको लेता हूं, तो आप देख रहे हो इसको घेरा हुआ 1 2 3 4 5, ये 6। मैं ऐसे ऐसे करके क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उनका संबंध दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो 6 दिशाओं से घिरा हुआ है। इस तरह से अगर जमावट रहे त्रिविम में, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो बनेगा इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल। उस क्रिस्टल में जो सबसे नजदीक वाले कण होंगे, इन कणों को बोला जाता है जालक बिंदु। शब्द पे ध्यान देना, जो कण होते हैं, परमाणु, अणु, आयन, इनको यहां पर हम एक शब्द देंगे, उसको कहेंगे जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट। प्रश्न आएगा लैटिस पॉइंट क्या है? जो शब्द मैं आज बताऊंगा उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं 1 मार्क्स के या हाफ मार्क्स के। परिभाषा बताना है बस, इतना ही कहानी उसकी। तो वही चीज है आज की क्लास में। तो जालक बिंदु शब्द का मतलब क्या होगा ये पहले बता देता हूं। तो वो जिनसे वो क्रिस्टल बना होता है, उन आयनों को या उन कणों को या उन कणों को बोल सकते हैं जालक बिंदु कहते हैं। यहां कहा जाता है क्रिस्टल के कणों के द्वारा जो स्थान ग्रहण की जाती है, उस पॉइंट को हम जालक बिंदु कहते हैं। फिलहाल परिभाषा और लिखाऊंगा, देखने आगे जाके। तो यहां पर जो शब्द हमने लिखा है त्रिविम जालक, क्रिस्टल जब बनेगा तो उनकी व्यवस्था, कणों की जो व्यवस्था होती है, उसको हम कहते हैं क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस या त्रिविम जालक या त्रिविम लैटिस, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखना कि यही जो संरचना जो होती है, ये संरचना क्या होगा, किन से बनेगा? ये बनेगा जो सबसे नजदीक वाले कण अगर आपस में जोड़ दें और उसकी एक संरचना बनाएं। जैसे यहां पे सबसे नजदीक वाले कणों को मैंने जोड़ा, ध्यान से देखिएगा, ये सबसे नजदीक वाले कणों को मैंने एक तरह से जोड़ के देखा, ये सबसे नजदीक वाले कण है ना आपस में। अगर आपको ये 3D समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, रट्टा तो मार ही सकते हो। तो ये सबसे नजदीक वाले कणों को हमने जोड़ा तो एक संरचना मिली। ये सबसे छोटी संरचना जो दिखाई देती है इसका हम यूनिट सेल कहते हैं, इकाई कोशिका कहते हैं। इन्हीं इकाई कोशिका की एक क्रमवार संरचना बनती है, जमावट आती है, उस जमावट को हम त्रिविम जालक कहते हैं। इसलिए परिभाषा अगर देखो तो क्या लिखा हुआ जरा ध्यान दीजिएगा। त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था, त्रिविम आकाश में एकक मतलब यूनिट सेल की नियमित व्यवस्था, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के जमे हुए हैं। इस पूरी एक व्यवस्था जो होगी, उस व्यवस्था को कहा जाता है त्रिविम जालक। परिभाषा है, अगर आपको दिमाग में नहीं आया तो रट्टा मारना पड़ेगा, आप जानिए, 2-4 बार करने से दिमाग में आ जाता है। तो क्या बोला है, किसी क्रिस्टल में उनके यूनिट सेल की एक नियमित व्यवस्था होती है। सिंपल सी बात है, हम अगर दीवार बनाते हैं या चबूतरा बनाते हैं तो एक ईंट को हम यूनिट सेल कह सकते हैं, यूनिट कह सकते हैं। यूनिट, ईंटा एक यूनिट है। तो उन यूनिटों को अगर एक निश्चित क्रम में जमाएंगे तो एक चबूतरा बन जाएगा, एक दीवार बन जाएगी। तो वो एक तरह से वो दीवार जो है, एक दीवार का छोटा सा पार्ट जो है त्रिविम जालक कहलाएगा, पूरा दीवार जो है एक क्रिस्टल जालक कहलाएगा, क्रिस्टल कहलाएगा। तो यहीं पर बोला गया है
यूनिट सेल की नियमित व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं, त्रिविम जालक कहते हैं। तो नियमित किसकी व्यवस्था? बोलो, त्रिविम जालक क्या है? त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था को हम त्रिविम जालक के क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब ये क्रिस्टल जालक हो गया, टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। दूसरा शब्द है जालक बिंदु। तो किसी क्रिस्टल में उनके इकाई को क्या बोलते हैं, संघटक कण जो स्थान ग्रहण करते हैं उनको क्या बोलते हैं, जालक बिंदु कहा जाता है, जिन जगहों को वो ग्रहण करेगा। या यूं कह सकते हैं कि सिंपल भाषा में कह दें, इन कणों को जो व्यवस्थित हुए हैं उन कणों को बोल देंगे हम यहाँ पे जालक बिंदु। तो यहाँ पर परिभाषा क्या लिखा है? क्रिस्टल जालक में कणों द्वारा ग्रहण किया गया स्थान जालक बिंदु यानी लैटिस पॉइंट कहलाता है। लैटिस पॉइंट, तो इसमें लैटिस पॉइंट क्या है? ये सारे बिंदु जहां जहां पे वो कण हैं वो सारे पॉइंट्स, ये हो ये हो ये हो, सब उसके क्या कहलाएगा? लैटिस पॉइंट कहलाता है। लैटिस पॉइंट का ये मीनिंग नहीं होता है कि वहां पर कण होगा, ऐसा नहीं है, ना भी हो लेकिन उस जगह पे आ सकता है। जैसे हमने डिफेक्ट पढ़ा था तो उनके कण कहां पे रखे थे? लैटिस पॉइंट पे रखे थे। हमने हटा दिया तो भी वो पॉइंट तो मौजूद है ना। जैसे ये मेरा जगह है, मैं रहूं तो भी और नहीं भी रहूं तो भी मेरी जगह ही है, जहां पे मैं खड़े होता हूं बार बार, है ना। तो आप कह सकते हो कि वो सर का स्थान है, यहां पे जाके अपना स्थान ग्रहण करते हैं, ऐसा बोल सकते हो ना। तो उनके लिए सुरक्षित रहती है। लेकिन वहां पर है नहीं है वो अलग बात हो जाता है, लेकिन जगह तो है, वही है कि उसके स्थान को बोला जाता है जहां पे वो कण स्थापित हो सकते हैं। उन स्थानों को हम कह सकते हैं लैटिस पॉइंट, मतलब जहां पर क्रिस्टल के संघटक कण स्थापित हो सकते हैं उस स्थान को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। तो यहां पे क्या लिखा गया है? कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान। ठीक, अब यहां पर अंतराकाशीय स्थान अलग हो गया। लैटिस पॉइंट को छोड़ करके जो भी स्थान होता है क्रिस्टल में उसको अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। यहां पर लिखा भी होगा, नहीं लिखा है तो हम यहां पर इसको क्या कह सकते हैं? अंतराकाशीय स्थान कह सकते हैं, इंटरस्टाइशियल स्पेस। चलिए, अब अगला शब्द आता है आपके लिए समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इंग्लिश में बोला जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर शब्द का उपयोग दो जगह पे किया जाएगा, चैप्टर नंबर ये और चैप्टर नंबर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी कि 13, शायद 13 ही होगा। दो जगह पर यह शब्द उपयोग किया जाएगा, इंग्लिश वाला। लेकिन हिंदी में यहां पर कहा जाता है समन्वय संख्या और वहां पर कहा जाता है उपसंयोजन संख्या। हिंदी में शब्द अलग हो गए, इंग्लिश में शब्द एक ही है। समझ रहे हैं ना आप? तो ये थोड़े से कंफ्यूजन आता है जब पढ़ाई करते हैं। तो जितना कम पढ़ाई उतनी कम कंफ्यूजन याद रखना। जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतना कंफ्यूजन, उतना ज्यादा दिमाग सोचता है, उतना दिमाग कहता है कि मुझे और चाहिए और चाहिए। समझ रहे हो ना? और जितनी ज्यादा कंफ्यूजन और जितनी ज्यादा दिमाग मांगता है वही आपके सक्सेस। चलिए साहब, बात करते हैं समन्वय संख्या। पड़ोसियों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। परिभाषा हो गई, किसी भी क्रिस्टल में किसी कण को घेरे हुए अन्य कणों की संख्या को हम समन्वय संख्या कहते हैं। बस हो गया। यहां पर वही बात लिखा हुआ है। किसी क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु को, यहां पर जालक बिंदु की जगह आप दे सकते हो कण, इसके जगह पर शब्द लगा सकते हो कण। और कण का मतलब मैंने बताया था अणु हो सकता है, परमाणु या आयन। आयनिक क्रिस्टल में आयन होंगे, आणविक क्रिस्टल में अणु होंगे, धातु में परमाणु होंगे, है ना। तो ये हो सकता है अलग अलग। ठीक है, तो क्या हुआ? किसी क्रिस्टल के किसी जालक को, किसी कण को घेरे हुए अन्य कणों की संख्या को, यहां पर भी कण लगा लीजिएगा, मुझे ज्यादा पसंद है कण, क्योंकि जालक बिंदु एक अलग शब्द हो गया ना। जालक बिंदु मतलब हुआ कि वो स्थान है, कण है कि नहीं इसके बारे में क्या कहेंगे उस जगह पे। नहीं भी हो सकता है, अगर कुछ अशुद्धियां हो या कुछ डिफेक्ट हो तो ना भी हो। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि डिफेक्ट है तो उस जगह पे नहीं है तो जालक, उसके समन्वय संख्या कम हो गए। तो इसलिए परफेक्शन जरूरी है सोचने में। भाई लिखना हम अलग बात है कि यार बुक में लिखा है तो लिख दे यार, चलो आपके लिए काम चलाने, लेकिन असल समझने के लिए भाई एक जिंदगी का एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। वो आपको धीरे धीरे पता चलते जाएगा, करते जाओगे, समझ में आते जाएगा।
हम तो डिसीजन दे सकते हैं, आपको डिसीजन मानना है कि नहीं मानना आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल देखिए क्या बोला है, तो क्या कहलाएगा, ये एक परिभाषा हुआ। दूसरा लिखा है दूसरे तरह से परिभाषा, किसी क्रिस्टल के किन्हीं अवयवी कण को घेरे हुए अन्य कणों की संख्या समन्वय संख्या कहलाता है। या मैं लिख सकता हूं किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरे हुए पड़ोसी कणों की संख्या, कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक, परिभाषा आप जैसा भी लिखना चाहें, आपकी मर्जी, आपके हाथों में है। चलिए ये हो गया। तो इस चित्र के अनुसार हमें दिख रहा है कि ये सोडियम का कण है, इसको 1 2 3 4 5 ये 6 कणों के द्वारा घिरा हुआ है। तो इसका मतलब है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस चित्र के अनुसार 6 होगा। तो एक नंबर है, तो इसमें हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। समन्वय संख्या लिख लीजिएगा हिंदी में। समझ में आई? हमने पढ़ा है संकुलन। संकुलन में अगर हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करते हैं तो उसमें समन्वय संख्या कितना आएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। और हमने पढ़ा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D 12। और हमने क्यूबिक में पढ़ा था, तो क्यूबिक में कितना, वो भी 12। तो 3D में हर कंडीशन में 12 है। छोड़िए उसको। यूनिट सेल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। यूनिट सेल की पूरी जानकारी मैं आने वाली क्लास में स्पेशली देने वाला हूं, इसलिए इसके साथ मिक्स करके नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, यहां पर मिक्स करके पढ़ाऊंगा तो बात बिगड़ जाएगी, मजा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो इसका एक स्पेशल पूरा फुल क्लास होगा, लेकिन कुछ जानकारी मैं आज आपको दूंगा। यूनिट सेल हमने आते ही पढ़ा था त्रिविम जालक, है ना। उसके यूनिट सेल की एक निश्चित व्यवस्था को हमने क्या कहा था, नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक का, वही कह सकते हैं ना। त्रिविम जालक में अच्छा एक बात है, क्रिस्टल का इकाई त्रिविम जालक और त्रिविम जालक का इकाई यूनिट सेल, यानी मूल क्रिस्टल का मूल इकाई यूनिट सेल। अब मूल इकाई शब्द मतलब क्या होता है, फंडामेंटल, जिससे और छोटा कोई चीज नहीं हो सकता है। यूनिट सेल क्या होगा, हम ये कहें कि किसी क्रिस्टल में या क्रिस्टल जालक में उनके संघटक कणों की सबसे नजदीक वाले संघटक कणों को अगर व्यवस्थित करें या उसके कणों को एक तरह से मिला के देखें आपस में, तो एक छोटी सी संरचना बनती है। उस छोटी संरचना का अगर हम पुनरावृत्ति करते जाएं, उसे बार बार मिलाते जाएं, तो त्रिविम जालक का निर्माण होगा और उसी के बड़े रूप में हमें क्या प्राप्त होने वाला होगा, क्रिस्टल प्राप्त होगा। तो उस छोटी सी संरचना को ही हम यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल कई प्रकार के होंगे, हर प्रकार के यूनिट सेल को आपको जानना है यदि आपको आगे और डेवलप होना है। अन्यथा हमारे कोर्स के अनुसार जाएं तो बात एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गहराई में जाना चाहेंगे तो उसके पीछे बहुत कुछ है, जो कि मैं आने वाली क्लासेस की तरफ लेके जाऊंगा। फिलहाल त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप, बढ़िया परिभाषा बनाया इसने, जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से त्रिविम जालक का निर्माण होता है, यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो सबकी परिभाषा मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसे आपको पूरी तरह याद रखना होगा। और अब आपके पास एक प्रश्न जरूर आता है, ये देखो ये यूनिट सेल है, यानी एक त्रिविम जालक का हम सबसे छोटी इकाई जिस टाइम बनाए थे ना थोड़ी देर पहले, तो वही तो है। ठीक है, तो एक क्या हो गया हमारा, इस पूरे व्यवस्था में से छोटी सी इकाई, ये हमारे लिए एक यूनिट सेल कहलाएगा। यूनिट सेल कई प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, पर हमारा कोर्स जो है घनी यूनिट सेल के लिए है। वैसे तो देखा जाए यूनिट सेल जो होगा आपके पास 14 प्रकार का होगा। वैसे क्रिस्टल ये कक्षाएं कहते हैं वो 7 प्रकार का होता है। उन 7 प्रकार में सब मिलाकर के सब 2-2 प्रकार, कोई 1 प्रकार का है, कोई 3 प्रकार का है, कोई 4 प्रकार का है, तो सब मिलाकर के 14 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपके पास आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्रेविस जालक कितने होते हैं, मतलब यूनिट सेल कितने होते हैं। ब्रेविस जालक 14 होते हैं, ये रट्टा मार लो।
ठीक है। ब्रेवियस जालक कितने होते हैं? 14 होते हैं, 14। और क्रिस्टल की कक्षाएं बोलते हैं, क्रिस्टल कक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं, जिनको क्लासेस कहते हैं, तो 7 टाइप्स के होते हैं। बाकी ये 2 चीजें याद रखिएगा, बाकी चीजों को मैं करा दूंगा आगे जाकर के। यूनिट सेल की कुछ बातों को मैं आज आपकी क्लास में लेने वाला हूं, थोड़ा सा स्लाइड बढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आगे बात करूंगा आपसे। ये यूनिट सेल को आज की क्लास में पूरा नहीं पढ़ाने वाला, कुछ चीजें लूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। पहली बात ये समझना, यूनिट सेल को ध्यान से देखना, वो क्या है आपको समझ में आ गया? किसी क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, यूनिट सेल कहते हैं। हमारे कोर्स में यूनिट सेल में सिर्फ घनी यूनिट सेल आपका कोर्स है, ठीक है, क्योंकि सबको पढ़ नहीं सकते बहुत लंबा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि घनी यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं, है ना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एससीसी, एफसीसी और बीसीसी। साधारण घनी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, साधारण घनी इकाई कोशिका, इकाई कोष्ठिका भी बोलते हैं, फलक केंद्रित इकाई कोष्ठिका, और अंतःकाय या काय केंद्रित इकाई कोष्ठिका। अब छोटी सी बात आपको याद रखना होगा कि कण यानी कि वो परमाणु हो सकते हैं। आपके यहाँ जब शुरुआत किया जाता है परिभाषा देने के लिए तो परमाणु से करते हैं अक्सर, तो परमाणु या आयन या अणु की यूनिट सेल में संख्या कितनी होगी। किसी यूनिट सेल में, यानी घनी यूनिट सेल की बात करूं, किसी भी यूनिट सेल में अगर वो कण केंद्र पर होगा, मान लो मैं मान लेता हूं ये एक यूनिट सेल है, इस रूम को समझ लो एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के केंद्र पर एक गोला होगा, कण होगा, तो पूरा का पूरा मेरा होगा ना, तो इसका कितना भाग मेरा होगा? 1। तो इसकी इस पर होगा तो कितना मान होगा मेरा? 1। यानी कि इस यूनिट सेल में कितना भाग होगा यूनिट सेल उसका कण का? 1। यानी कि परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, उसका 1 परमाणु होगा अगर परमाणु हुआ तो, ठीक है, पूरा का पूरा इसी का है। लेकिन अगर वो फलक, हम फलक बोलते हैं, दीवाल को फेस या फलक बोलते हैं, ये दीवाल को क्या बोलेंगे? फेस। अगर क्यूबिक है तो कितने दीवाल होंगे एक रूम में, आप सोचिए। सही में एक क्यूब में कितने होंगे? ये है क्यूब, मान लेते हैं। आपको इसमें कितने दीवार नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4। 4 तो ऐसे हो गए। क्या ऊपर छत नहीं चाहिए? ये है। क्या नीचे तल नहीं चाहिए? चलो इस जगह पे जमीन संभाल लिया, लेकिन ऊपर वाला रूम के लिए तो दोनों चाहिए, इधर वाला भी चाहिए, उधर वाला भी चाहिए, नहीं तो इधर हटा देते हैं, रहो। तो हमें कितने फलक की जरूरत पड़ती है? 6। तो ये क्यूब है। क्यूब क्यों है? क्योंकि लंबाई, ऐसे बोलते हैं, ऐसे लंबाई कहाँ गया, ये लंबाई चौड़ा, अच्छा ये ऊंचाई, ये चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये तीनों बराबर हैं, तो हम इसको क्यूब कहेंगे। अलग अलग नाम है, मैं बताऊंगा आपको जाकर के। आज बहुत लंबा काम नहीं है, बहुत छोटा क्लास है आपका, लेकिन जो चीज़ें जानेंगे उसको परफेक्टली याद करके आना है। तो अब सोच रहा हूं मैं, इसका परमाणु, एक परमाणु इसके फलक पर होगा, दीवाल पर। दीवाल पर, ये दीवाल है, दीवाल पर है मतलब है कि गोले का जो केंद्र है, ध्यान से सुनिएगा, फुटबॉल से ही सोचिएगा, इतना छोटा हो जाता दिमाग नहीं काम करता, तो फुटबॉल सोचो या नहीं सोच रहे तो फुटबॉल बड़ा सा बॉल है सोचो। उस बॉल का केंद्र हमारे इस दीवाल के इस जगह पर है, दीवाल पर है, यानी इस जगह पर उसका केंद्र है। तो बताओ इस यूनिट सेल के अंदर कितना भाग आएगा? आधा अंदर आधा बाहर जाएगा, जाएगा पक्का ना? तो कितना भाग इसके अंदर रहेगा? आधा भाग ही अंदर रहेगा। जब भी फलक पर होगा तो गोले का, तो यहीं पर फलक पर
फेस पर रहेगा तो कितना होगा, इसका मान 1/2 होगा। मतलब यूनिट सेल के अंदर उस गोले का हिस्सा सिर्फ आधा होगा और आधा उसके पड़ोसी का होगा। मेरा पड़ोसी, ये दीवार दोनों का हो सकता है भाई, भले उसने अपना दीवार बनाया हो, मैंने दीवार बनाया, लेकिन दीवार तो दोनों का दीवार ही है ना, तो दीवार तो एक ही है ना, भले अलग 2 दीवार चिपक गया, लेकिन बात तो यही है कि दीवार तो एक ही है ना। और अगर यहां पर मैं बोलूंगा इसके फलक पर एक गोला है, तो क्या हुआ, आधा मेरा आधा उसका। सो मेरे यूनिट सेल के अंदर कितना है, आधा। चलिए, इनको कहते हैं किनारे। किनारों पर फलकों पर कितना होता है, किनारों पर कितना होगा, किनारा, ये किनारा है, कोर कहा जाता है इंग्लिश में। कोर पर कितने होंगे, ये कोर को अगर ध्यान से देखो तो ये कितने का हिस्सा, ये दीवार होता है, 2 लोगों का हिस्सा होता है, पर ये केंद्र जो है मेरा हिस्सा है, लेकिन ये दीवार दोनों का हुआ, लेकिन ये किनारा कितने का होगा, सोचो इसको। इस दीवार के पीछे एक और रूम है, एक ये हो गया, इसके पीछे ये लाइन किसके लिए होगा, इसके लिए भी होगा, पीछे वाले के लिए भी होगा, लेकिन ये लाइन उसके वाले भी के लिए होगा और उसके साइड वाले के लिए भी होगा। थोड़ा इमेजिन करो, तो ये किनारा 4 लोगों के लिए है, तो ये इस जगह पर मेरे हिस्से में आएगा 1/4। आप जो रटते हो ना, इसे मैं सिखाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, क्लियर है। तो कितने लोगों के लिए होगा ये वाला किनारा। अगर एग्जाम के टाइम भूल गए, मैं सिखाता इसलिए कि अगर एग्जाम के टाइम भूल गए, मेरे डायलॉग्स याद रहें कि भैया, तो फिर काम चल जाएगा, तो काम चल जाएगा। अगर नहीं डायलॉग याद रहा तो फिर वो विनोद भूल गया, ठीक, क्लियर। ये कितने का हिस्सा हुआ, 4 लोगों का। अब इसमें एक गोले और कहां आ सकते हैं, कण इस जगह पर भी आ सकते हैं। सोचिए कितने लोगों का हिस्सा है इसमें, कौन कौन, ये कितने लोगों का हिस्सा बटेगा उस जगह पे गोल, ठीक। ये कोना जो है कितने लोगों के लिए हो सकता है, वो कोना जो है इधर जो 4 पड़ोसी उनके लिए और ऊपर जो 4 पड़ोसी उनके लिए होगा। तो मेरे पास जो आएगा, जो हिस्सा आएगा गोले का, वो सिर्फ आएगा 1/8वां हिस्सा ही आएगा। ये हमें याद रखना है, क्लियर। बताइए जरा, अगर वो परमाणु किसी यूनिट सेल के फलक पे हो तो उसका कितना भाग मेरा अपना होगा, यानी यूनिट सेल का होगा, 1/2, हाफ बोल दो ना, आधा। चल, अगर वो कोनों पर है तो वो कितना होगा, 1/8 बोल दो ना, है ना। अब हिंदी में पता नहीं, 1/8 होगा, हो सकता है। और अगर वो किनारों पर हो तो कितना होगा, 1/4, वेरी गुड। और केंद्र पर हो तो 1। हम जो पढ़ेंगे बेटा यूनिट सेल 3 प्रकार का पढ़ेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रकार का यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। घनीय इकाई कोशिका, ठीक है, क्या बोलेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल। ये 3 प्रकार का पढ़ेंगे। पहला है SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एक में यू को हटा दिया इसने सिंपल करने के लिए, तो यहां पर ध्यान रखें, ये सिंपल है, मतलब क्या हुआ, ये सेल क्यूबिक यूनिट है, मतलब ऐसा हुआ कि कणों को इस तरह से रखा हुआ है वहां पे कि घन के कोनों, यानी ऐसा है, उनके कणों को अगर जोड़ेंगे आपस में तो ऐसा लगेगा कि वो घन बन गया है। कण इस तरह से रखे हुए हैं वहां पे, मतलब हमने क्या किया वहां पर, अगर वो क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल में किस तरह जमा हुआ है, फुटबॉल जमे हुए एक लाइन से, दूसरे लाइन से, सेम लाइन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि हमने SCC में देखा था। तो SCC में एक लेयर देखे थे, उसी के ऊपर SCC बोला था मैं, क्या बोलते थे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी कि SCP। SCP में जैसे जमा हुआ था फुटबॉल, याद है ना आपको,
बस उसी के ऊपर और गोले रखे हुए हैं, उसके ऊपर और गोले रखे हुए हैं। सोचो, आप सोच लिए बेटा, इधर सोचने का अपने आप बन जाएगा। पहले आपने फुटबॉल को जमाया, जिस क्रम में जमाया उसी क्रम में जमाया, उनके केंद्र बिंदुओं को मिलाते हैं तो स्क्वायर बनता है। अब जैसा वो है वैसे ही एक लेयर और रख दिया मैंने सेम, फिर एक लेयर रख दिया मैंने सेम। अब सोचो आपको क्या दिख रहा है, वो सपने में कल या परसों दिखाऊंगा, रियल में ये जो सपना देख रहा हो ना अभी सोच के, वो सपनों को मैं आपके सामने कल या परसों दिखाऊंगा, एनिमेशन वगैरह लेके आऊंगा। ठीक है, तो हो गया, इसे लेयर जम गया, क्लियर दिख रहा है। अब एक काम करता हूं, किसी एक गोले को चुनता हूं, ध्यान दो, उसी जगह में किसी एक फुटबॉल को चुनता हूं। उस फुटबॉल को देखने पर मुझे पता चलता है कि इस फुटबॉल का पड़ोसी ये है, इन दोनों का पड़ोसी ये है, इन दो चारों का पड़ोसी ये है। क्लियर, समझ में आई बातें? तो चार कैसे रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रखे हुए हैं, 8 कण है। अगर इनके केंद्र बिंदु को मिला दूं तो स्क्वायर बन रहा है, ऊपर वाले भी स्क्वायर बन रहा है। इनके किनारों को मिला दूं चारों को ऐसे तो क्यूब बन गया। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। क्लियर? मैं इसको बनाने के लिए क्या काम करूंगा, एक क्यूब पहले से बना दूंगा। यस, ये क्या बन गया, एक क्यूब बन गया। बेटा ध्यान से देखना, ये क्या चीज है, क्यूब है। क्यूब मतलब घन। गोले कहां थे, इन कोनों के केंद्र बिंदु पर था। ठीक, कहीं पे होगा तो दिखाता हूं। यस, ये देखो जो मैंने आपको बताया था, इसको देखो। ठीक है, अब इनके केंद्र बिंदुओं पर है, तो इस चीज को मैंने दिखाने के लिए क्या किया, थोड़ा दूर करके मैंने उनके कोनों पर अच्छा, इनके कोनों को अगर मिला दूं, ये नीचे वाला का मिलाता हूं यहां से यहां तक, तो क्या मिलेगा, ऐसे एक स्क्वायर बना। अब यहां पे स्क्वायर नहीं दिखा, 3D में स्क्वायर थोड़ी दिखेगा यार। हाँ, फिर ये ऐसे ही दिखा, अब इनको मिला दिया मैंने। ठीक, अब जरा समझना मेरी बात ध्यान से। मैंने इसको दिखाने के लिए मैंने इस तरीके का उपयोग नहीं किया, इस तरह का उपयोग किया कि इन गोलों को मैंने यहां पर आपको दिखाया। इस कोने पर है एक, इस कोने पर एक है, तो किस कोने पर है, कोने पर, तो क्यूब के कोनों पर ये गोले हैं। जब भी चित्र बनाएंगे हम ऐसा बनाएंगे, ऐसा नहीं बना सकते ना, हमको तकलीफ होगी। तो आपको कह भी कोई नहीं रहा कि बनाना है, तो ये क्यूब को दिखाने के लिए। लेकिन इस क्यूब को देख रहे हो तो एक बात तो समझ रहे हो कि इसमें गोले कहां कहां पे है, परमाणु कहां कहां पे है। परमाणु कोने पर है, लेकिन इस यूनिट सेल के भाग में उसके अंदर कितने परमाणु आ रहे हैं, तो भैया 1/8वां हिस्सा ही तो आ रहा है क्या इसके अंदर, बाकी हिस्सा तो वो दूसरे। भाई ऐसे तो स्टेप बाय स्टेप जुड़ेगा तब जाके गोला दिखाई देगा बहुत बड़ी संरचना में। तो इस यूनिट सेल के अंदर केवल और केवल हर एक परमाणु 1/8वां हिस्सा आ रहा है। तो इसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी वो चेक करते हैं। तो ये गोले देखे कहां पे आया, परमाणु आया यहां पे। तो ये इसको परिभाषित करते समय में क्या बोलेंगे बेटा, बोलो तो। वे घनी यूनिट सेल जिनमें परमाणु उनके कोनों पर होते हैं, केवल कोनों पर होते हैं, उसे हम घनी, सिंपल यानी साधारण घनी यूनिट सेल कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। क्लियर? नाम याद हो रहा है ना, हिंदी वाला भी नाम हुआ सिंपल यानी साधारण, साधारण घनी इकाई कोशिका। मैं लिख नहीं रहा हूं तो भी चलेगा ना। क्या बोला मैंने, याद हो गया? क्या बोला? साधारण घनी इकाई सेल कोशिका। इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी पता लगाते हैं। परमाणुओं की संख्या कितनी है, बोले। इसमें है 8 कोने, 8 कोनों पर है। कहां पर है ये, 8 कोनों पर, मतलब 8 बार है। और कोनों पर वैल्यू कितना होता है, 1/8 यानी कि 1। मतलब इस एक यूनिट सेल को बनाने के लिए परमाणु 1 लगते हैं। एक ही परमाणु से ये पूरा यूनिट सेल बन जाएगा। क्लियर? चलो दूसरा देखते हैं, FCC,
फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको कहते हैं फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। ठीक, यूनिट सेल, सेल यानी कोशिका। अब सोचो ये इस तरह से जमे हुए हैं कि ये देखो 8 गोले हैं ना, इस 8 गोलों के बीच में एक गोला रखा हुआ है, नहीं सॉरी, इस फलक देख रहे हो, फलक है, तो फलक देख रहे हो आप, तो इन दीवालों पर भी एक एक गोले होंगे। कहां पर होगा? दीवालों पर। तो ये हम इसको इसी तरह बनाएंगे, ये क्यूब क्यों बोल रहे पता है ना, ये कण कोनों पर है, इसलिए नहीं बोल रहे हो कि क्यूब है उस पर रखा है, घन पर नहीं रखा है भाई साहब, ये रखा है इसलिए वो घन हमने इमेजिन किया। समझ रहे हो ना? तारों का कोई डिजाइन नहीं होता है कि हम ये सप्तऋषि है, ये है, वो है इस तरह की, हम उसको मिला करके हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, ये ऐसा है हम बोल देते हैं। समझ रहे हो ना? ये मत बोलिएगा कहां दिख रहा है वो फोटो भैया, फोटो कहां है बोलो, तो फोटो कहां है? हाँ, तो देखो भाई साहब, हाँ, पंचायत का विनोद देखे हो कि नहीं? कितने बच्चे देखे? प्राइम में है ना? ठीक है बेटा, नहीं देखा तो अच्छा है, कोई जरूरी नहीं है कर। फिलहाल कहां पे है एफसीसी में, बताओ जल्दी से, टाइम हो गया। हाँ, फलकों पर, तलों पर। तो हमारे पास फलक है कितना? एक ऊपर, एक नीचे, दाएं बाएं और आगे और पीछे। मैंने हर जगह का बीच लिया है। अगर आपको ऐसा दिख रहा हो तो इसका बीच ये है, अगर आपको ये ऐसा दिख रहा होगा ना तो इसका बीच ये है। देखो, बीच निकालने का तरीका ये है, सेंटर निकालने का तरीका ये है, सेंटर निकालने का तरीका ये है। क्रॉस करोगे कोनों को तो हो जाता है, सबको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, ये सिखाने का नहीं है, ये आपको जानने का है, मेरा काम नहीं है भाई। हाँ, नहीं तो फिर मेरे को सर बताओ तो नहीं समझ में आया, कहानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो क्या हुआ? अब बताओ यहां पर परमाणुओं की संख्या कितनी है? परमाणुओं की संख्या कितनी है जरा सोचना होगा। 8 कोनों पर प्लस 6 फलकों पर। 8 गुणा कोनों पर होता है 1/8वां हिस्सा, और दूसरा 6 गुणा फलकों का 1/2, 1 धन 3 बराबर 4। आपके स्कूल में पढ़ाए होंगे इसको, ठीक है? तो ये कणों की संख्या है। इसमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन नहीं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने पड़ेंगे आपको। ये हो गया। एक और मैं बता देता हूं, कौन सा? बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अंतःकाय घनीय यूनिट सेल। तो क्यूब के कोनों पर होगा, और कहां होगा? अंतःकाय, अंतः बॉडी सेंटर, सेंटर में, बॉडी सेंटर में अंदर। अगर आपने एफसीसी को देखना तो यहां पर मैंने चित्र दिखाया तो वहां पे दिख जाएगा। देखो ये एफसीसी, देखो फलकों पर है। अगर मैं इसको जोड़ूं तो मुझे नजर आएगा यहां पे क्या, देखो देखो एक क्यूब नजर आएगा। देखो पीछे का तो दिख नहीं रहा है, ये लीजिए यहां पर। तो ये जो गोले हैं इसके बीच में एक गोला रखा हुआ है इन फलकों पर। एकदम स्पष्ट समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इस तरह समझने की कोशिश करें तो पूरा क्लियर नजर आएगा। इसके साथ अगर ऐसे समझाऊं तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, देखो आप, ठीक है? फिलहाल आप इसको देखें, समझने की कोशिश करें, ठीक है? तो ये हुआ। तब अगर मैं इनके केंद्र, इनको यहां से क्यूब बस को रखूं, यानी सेंटर से सेंटर हटा दूं,
तो मुझे पता चल रहा है कोनों पर 1/8वां हिस्सा है, जबकि फलकों पर जो है उसका आधा हिस्सा इसके अंदर है। बॉडी सेंटर में आप देख रहे हो, देखो ये साफ नजर आ रहा है बॉडी सेंटर में, ठीक है, केंद्र अंदर बीच में है, लेकिन अगर मैं इनको पूरी तरह से इसके सेंटर टू सेंटर लेके चलूं तो मुझे ये नजर आ रहा है कि अंदर बचा हुआ है मेरा एक गोला। तो आपको ये पता चल गया यहां पे। तो परमाणुओं की संख्या बताओ, बोलो जल्दी से, कितना होगा परमाणुओं की संख्या? 8 कोनों पर है प्लस 1 केंद्र पर। 8 कोनों की वैल्यू 1/8 धन 1 गुणा 1 यानी कि 1 धन 1 बराबर 2। तो ये बना हुआ है 2 परमाणुओं से। मतलब ये बोल सकते हैं कि एससीसी में परमाणुओं का बनने के लिए, एससीसी बनने के लिए केवल 1 परमाणु का योगदान होगा, जबकि एफसीसी बनने के लिए 4 परमाणुओं का योगदान होगा, और इसमें 2। अब मैं यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सोचो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। एक कण को इधर से एक ने घेरा, इधर से एक घेरा, तो एक देखो, जब इस तरफ से एक ने घेरा तो इधर से भी एक होगा, इधर एक है तो उधर भी एक होगा, ऊपर, तो इस तरह से 6 से घिरा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इमेजिन करिए भाई, हम यहां पर नहीं बोल सकते। फलक केंद्रित में देखो, ये फलक पे है, तो फलक पे है तो आधा हिस्सा पे ध्यान देंगे, इस फलक पे। ये इसके नजदीक में कितना है, अगर आप यहां पे ध्यान दो तो एकदम क्लियर नजर आना चाहिए आपको। अगर नहीं आता है तो फिर अगले क्लास में इसको सोचाऊंगा मैं। यहां पर आसान नहीं है बताना मैं इस चित्र के अनुसार, ठीक है, इस चित्र के अनुसार बताना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा नजदीक से, लेकिन इसको बताना आसान हो जाएगा मेरे लिए इस चित्र के अनुसार। इस चित्र में देखिएगा एक बीच में है और इनके पड़ोसी आपके पास 8 हैं, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 दिखाई दे रहा है। अगर इसमें भी सोचना है तो सोच सकते हैं, पर यहां पे आपको दिखेगा 12, लेकिन ये सोच यहां पर दिखा पाना मेरे लिए तकलीफ होगा, इसलिए मैं यहां पे नहीं दिखाऊंगा, किसी और जगह दिखाऊंगा। तो जितनी चीजें आज पॉसिबल हो सकता था खेलने में, वो मैंने आपको करा दी आज। ये पूरा खेल है आज का, पढ़ाई आज बिल्कुल नहीं हुई है, मैं आपको कहता हूं। और इसको अगर याद नहीं रखोगे तो एग्जाम में फेल भी हो जाओगे, ये भी कहता हूं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।